आज हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कैसे वो वेरी करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो उसको हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करता हूं बॉन्ड एनर्जी की कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो बॉन्ड एनर्जी को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक हो सकता है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जी क्या होती है, इनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की। इट इज ए एनर्जी विच रिलीज्ड when any bond is formed between two atom। ये वो एनर्जी होती है जब कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा होता है, तब रिलीज होने वाली एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहलाती है। बात समझ में आई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की? अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो ये क्या होगा? इट इज ए एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोशिएट एनी बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बात समझ में आई? दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ वी विल फाइंड दीज एनर्जी। हम इन एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड दीज एनर्जी। बताइए कैसे फाइंड करेंगे हम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम किस तरह फाइंड करेंगे? अब ये क्वेश्चन आता है। So the calculation of released energy, that means so calculation of formation energy, bond formation energy is more difficult than dissociation energy। क्या बोला मैंने? जो released energy होती है उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, जबकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसको कैलकुलेट करना आसान है। कैसे? अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कितने अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, हम इसका पता इतनी इजीली नहीं लगा सकते। बट किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, वो तो हमें पता होगी कि हमने कितनी एनर्जी दी है जब वो बॉन्ड टूटा है, तो उसको कैलकुलेट करना आसान है। देयरफॉर डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड is calculated and is assumed as a bond energy or bond formation energy। that means dissociation energy को ही हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कह सकते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आई, सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को फॉर्मेशन एनर्जी क्यों कहा? क्योंकि जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, यह भी तो पॉसिबल है कि जब वो बॉन्ड बनेगा तो उतनी एनर्जी वापस बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया? इसलिए हमने बोल दिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी कहा जा सकता है। बात क्लियर है? समझ में आया? सो इफ वी टॉक अबाउट इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर करूं तो क्या होगा बताइए? बॉन्ड एनर्जी मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर ही होगी। किसके बराबर होगी? बॉन्ड एनर्जी मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर ही होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एन ट्रिपल बॉन्ड एन, N2 की, O डबल बॉन्ड O, O2 की, F सिंगल बॉन्ड F, F2 की मैं बात करता हूं। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि मेरे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताइए, तो आप देख पा रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड N में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मींस सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी N2 के लिए चाहिए होगी। फिर डबल बॉन्ड में जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? N2 में सबसे ज्यादा, फिर O2 और फिर F2 हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया हमने ये ऑर्डर? ये बात थी हमारी बॉन्ड एनर्जी की। अब मैं बात करता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं या फिर उनके कम ज्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी पर अफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था, उसी को हम समझ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दैट मींस जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगी। जैसा कि अभी हमने देखा था N2 में, O2 में और F2 में यहां ट्रिपल बॉन्ड थे, दैट मींस यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। अगर मैं बात करूं O2 का, यहां डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम था। अगर मैं बात करूं F2 का, वहां सिंगल बॉन्ड था तो उसका बॉन्ड ऑर्डर और भी कम है। और इसी तरह अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो आपको पता था N2 में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आई थी, फिर O2 में आई थी, और उसके बाद सबसे लास्ट में किसकी थी बॉन्ड एनर्जी?
हमारी F2 के अंदर आई थी। बात क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C। दैट मींस एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? वो ऑर्डर हो जाएगा हमारा, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मींस वहां बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा तो क्या बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी? बिल्कुल, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। और वो कितनी होगी बताइए? वो होगी 199.0 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी चाहिए होगी उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड एनर्जी को। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक? अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करूं तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कम है, किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो एनर्जी भी कम चाहिए होगी। बिल्कुल, यहां पर बॉन्ड एनर्जी 143.3 किलो कैलोरी ही जरूरत पड़ेगी, जितने में डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर तो और भी कम है इन दोनों से, तो वहां पर तो 79 किलो कैलोरी के अंदर ही वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपने क्या देखा? जैसे जैसे मेरा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे उसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। बात क्लियर है, समझ में आया? दैट मींस हियर यू सी दैट द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? ये था हमारा पहला फैक्टर जिसमें हमने पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दोनों एक ही बात है। पहला फैक्टर समझ में आया। अब मैं बात करता हूं सेकंड फैक्टर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दैट मींस इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इंक्रीजेस देन बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने? अगर किन्हीं दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं HF, HCl, HBr, HI, ये चार कंपाउंड की बात करता हूं मैं। तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं? हियर यू सी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज डिक्रीजेस। जब मैं F से I की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, बट अगर मेरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे मूव करने पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। बात क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की तो कहां सबसे ज्यादा होगी? HF के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, फिर HCl के अंदर होगी, फिर HBr के अंदर होगी और फिर HI के अंदर होगी। बात क्लियर है? समझ में आए आपको? यह था हमारा सेकंड फैक्टर की बॉन्ड एनर्जी कैसे अफेक्ट होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बात क्लियर है? अब मैं मूव ऑन करता हूं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, थर्ड फैक्टर के ऊपर। देखिए अब मैं बात करता हूं एटॉमिक साइज। सो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। दैट मींस इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस then the bond energy is decreases। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला अगर एटॉमिक साइज बढ़ रही होगी कि नहीं एटम की, क्या बोला? अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अब बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होती है? रिपल्शन की वजह से होती है बच्चों। अगर दो बड़े बड़े एटम होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड टूट आसानी से जाएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो आप क्या देख पा रहे हैं? जब मैं यहां पर देख रहे हैं दो कार्बन थे, दो कार्बन से क्या हुआ? एक नाइट्रोजन आ गया, और एक नाइट्रोजन से क्या हुआ? दो नाइट्रोजन आ गए। तो आपने क्या देखा? हमें पता है किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? साइज मेरी डिक्रीज होती है। तो आप क्या देख रहे हैं? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही होगी तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो द ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है मेरा N2 जो है उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर CN के अंदर होगी, और फिर कार्बन, कार्बन के अंदर होगी, क्योंकि इनकी साइज बड़ी है कार्बन की नाइट्रोजन से। बात क्लियर है? समझ में आया एटॉमिक का?
बट यहां पर हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, बट हियर इज ए एक्सेप्शन इन द केस ऑफ हेलोजन ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज Cl Cl Br Br F F I I। दैट मीन्स Cl2 के अंदर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर Br2 के अंदर होती है, फिर F2 के अंदर होती है और फिर I2 के अंदर होती है। जबकि होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी मेरी I2 के अंदर चाहिए थी, फिर Br2 के अंदर, फिर Cl2 के अंदर और फिर F2 के अंदर। बट ऐसा देखने को नहीं मिला। हमें क्या मिला कि Cl2 के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए, फिर Br2 के अंदर चाहिए, फिर F2 और फिर I2। अब ऐसा क्यों हुआ बताइए, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन के अंदर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से और उसका स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्शन होता है। किसके बीच में? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम वीकन्स द बॉन्ड। वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से वहां पर बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी बहुत कम चाहिएगी। इसलिए हमारे पास ऑर्डर क्या आया? Cl2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, फिर Br2 की, फिर F2 की और फिर I2 की। बात क्लियर है? ये था हमारा थर्ड फैक्टर बॉन्ड एनर्जी को समझने के लिए। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको? अब मैं बात करता हूं फोर्थ फैक्टर की। फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे फर्क पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, उसको बात करते हैं हम। सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? बॉन्ड एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के। दैट मींस जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, that means if the percent s character in hybrid orbital increases then bond energy is also increases because they both are directly proportional to each other। बात क्लियर है? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मान लीजिए कहीं sp sp हाइब्रिडाइजेशन है, कहीं sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर मैं इनकी परसेंट एस कैरेक्टर की बात करता हूं तो sp sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 50% एस कैरेक्टर होंगे। अगर sp2 की बात करता हूं तो 33.3% हो जाएंगे, और sp3 की बात करता हूं तो 25% एस कैरेक्टर हो जाएंगे। तो क्या होगा? आप देख पा रहे हो कि मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं सो द परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। और परसेंट एस कैरेक्टर का डिक्रीज होंगे, द ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो भी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बताइए? अगर परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हुए, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो गई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। दैट मींस अगर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाई है तो बॉन्ड भी मेरा स्ट्रांग नहीं बनेगा, और अगर बॉन्ड भी मेरा स्ट्रांग नहीं बना है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस अगर परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हुए हैं, अगर परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हुए हैं तो मेरी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया? फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर मेरा बॉन्ड एनर्जी का। आई होप आपको ये बॉन्ड एनर्जी समझ में आया होगा। थैंक यू।